स्वागत है आपका सर्वोदय शिक्षा चैनल में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, जो कि क्लास 11th की फिजिक्स का एक चैप्टर है। उसमें हमने पढ़ा रोटेशन मोशन, लेकिन किताब में लिखा था कि रोटेशन मोशन पढ़ने से पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। हमने वो भी पढ़ लिया। अब हमने सोचा था कि अब तो रोटेशन मोशन पढ़ना ही है, लेकिन अब आ गया है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा आंसर इसका है। रोटेशन मोशन का मतलब है चीजों का घूमना, और जब चीजें घूमेंगी तो इसका मतलब ये है कि उनमें डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर, और वेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि इसका एडिशन हमने पढ़ लिया है। अब रही बात इसके प्रोडक्ट की, तो उसके बारे में हमें पता है वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट सिंपल नहीं होता है। इसके दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको कि हमने नाम दिया था डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। और दूसरा प्रोडक्ट है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको कि अब हम पढ़ने वाले हैं। और इसको एक दूसरा नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए क्रॉस बी। यहाँ पर ये क्रॉस आया, यहाँ पर ये डॉट आया है, उस हिसाब से इसके नाम है। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट है क्या। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। जब हम वेक्टर को बनाते हैं तो आप जानते हो एक तीर के निशान से बनाते हैं। दूसरा वेक्टर है बी, ये दूसरा वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है ये हम पहले वर्क एनर्जी पावर में बता चुके हैं। तो यहां पर फिर से बता देता हूं, उन दोनों की जो दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच के एंगल को ही वेक्टर्स के बीच का एंगल बोलते हैं। अगर इस बी के दो कंपोनेंट में यहां पर ब्रेक कर दो, एक ए के अलोंग और ए के परपेंडिकुलर, तो उन दो कंपोनेंट को ब्रेक करता हूं, तो बी का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ बी कॉस थीटा, ये आप जानते ही हैं। और ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हुआ दिस इज बी साइन थीटा। अब देखिए, अगर इस वेक्टर को मैं फिर से बता दूं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी वैल्यू जो सिर्फ इसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बिना तीर का निशान लगाए, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। ए कैप का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कैप लगा के कुछ स्पेशल चीज बन गई। डायरेक्शन लिखनी है यहाँ पर, जैसे कि टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड साउथ, लेफ्ट, राइट, इंगे उंगे, इस तरह की कोई भी चीज। तो ये हमें लिखने का तरीका पता लगा। अगर हम ए के मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी कॉस थीटा। खास बात यह है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हमें यहाँ डायरेक्शन का एनालिसिस नहीं करना है। इसलिए जब इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये हो जाएगा स्केलर, यानी ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, जो कि है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात, अगर इस बी के दूसरे कंपोनेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी ए बी साइन थीटा। क्या मैं ये बोल दूं कि यहां डायरेक्शन नहीं होगी? जी ऐसे कैसे बोल दें, ए इधर है बी उधर है, अब इसका मल्टीप्लाई तो कहीं और ही होना चाहिए। इट मींस ये बिना डायरेक्शन का नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। और जैसे हमने इसको लिखने का तरीका निकाला था ए डॉट बी, इसी तरह से इसको एक लिखने का तरीका है ए क्रॉस बी। इसकी डायरेक्शन को भी लिखना पड़ेगा। जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को लिखने का तरीका है ए कैप, तो इसके लिए भी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। और हम आम तौर पर कोई लेटर लेते हैं, उसके ऊपर एक कैप लगाते हैं और उसकी डायरेक्शन को लिखते हैं। तो ये है दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका एक दूसरा नाम बताया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, वैल्यू इसकी ये आती है और एन कैप है उसकी डायरेक्शन।
डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें प्रोडक्ट के बारे में पता चला। डेफिनेशन में क्या लिखा है वो देखते हैं। अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। फिर से याद दिला दूं, ये जो ए है इसको डार्क करके लिखा हुआ है, जब हम लिखेंगे तो इसको हम ए वेक्टर इस तरह से लिखेंगे। इज सी, ए और बी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट सी है, तो सी की वैल्यू आएगी ए बी साइन थीटा। याद आ गया, हमने ए बी साइन थीटा निकाला था। कैसे निकाला था आपको पता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उसको लिया था। वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स का मतलब है बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी। जैसे ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए था, ऑफ ए एंड बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला कि किस तरह से ये हम डिफाइन कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। C इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये बात कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन की, यानी जब भी हमने दो वेक्टर को प्रोडक्ट किया तो डायरेक्शन कैसे आई, तो इसमें लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये पार्ट है जो शायद उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा बाद में समझते हैं। पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इफ वी टेक ए राइट हैंडेड स्क्रू व्हेन इट्स हेड लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब है ये जो बता रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन निकालने का राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये डायरेक्शन निकालने का पहला नियम है। और दूसरा इन्होंने निकल रखा है थंब पॉइंट इन डायरेक्शन, दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो दो डायरेक्शंस, दो रूल बता रखे हैं जो कि डायरेक्शन निकालने के लिए हैं। तो पहले हम डायरेक्शन निकालना समझ जाते हैं। जब डायरेक्शन निकालना एक बार समझ जाएंगे, फिर इनको पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा है, तब ये ज़्यादा समझ में आएंगे। तो इस डायग्राम से हम डायरेक्शन निकालना समझते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने जैसे ये समझा था, हम ऐसे ही रहते हैं। हम एक काम करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी को स्मॉल ए स्मॉल बी मान लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक वेक्टर ए इधर माना था, दूसरा वेक्टर बी हमने यहाँ माना, और उनके बीच का एंगल थीटा यहाँ माना। अब हमें पता है कि इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा, इस बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि बी साइन थीटा, और इस ए का मैग्नीट्यूड ये तो है इसका आंसर। आंसर मीन्स इसका जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी हमने ये निकाला, इसका मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे पता लगाएं और डायरेक्शन कैसे लिखें उसको समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू वाले की। अब स्क्रू क्या है पहले उसको बता देते हैं। आपने देखा होगा ये स्क्रू पहचान में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बता दो। पेच जब हम कसते हैं, जैसे कि कई बार पेन का ढक्कन ही समझो, उसको बंद किया, जब उसको घुमाते हैं तो उसको कसने के लिए क्या करते हैं, इधर से दिखाता हूँ। मैं पेन को जब ऐसे घुमाता हूँ, यूं इस डायरेक्शन में पकड़ा पेन को और ऐसे घुमाया, तो पेन का ढक्कन टाइट हो जाता है और आगे की तरफ चलता है। मान के चलो कि ये कुछ इस तरह का स्क्रू का जैसा छेद है और ये स्क्रू है, मैंने इसमें डाला और इसको घुमाया ऐसे करके यूं, तो स्क्रू क्या होता है, इसके अंदर चला जाता है। फिर से देखिए, ये इसके अंदर चला गया। तो हम इसको घुमा रहे हैं राइट हैंड और स्क्रू जा रहा है अंदर की तरफ। तो इस चीज को समझना है कि जब घुमाने की डायरेक्शन इस तरह से है, यानी ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो स्क्रू जा रहा है अंदर की तरफ, और जब खोलना होता है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये स्क्रू बाहर आ जाता है। तो दिस इज नोन एज राइट हैंड स्क्रू। याद रखिए, राइट हैंड स्क्रू। एक लेफ्ट हैंड स्क्रू भी होता है, उसमें क्या होगा, जब घुमाओगे क्लॉकवाइज तो ये बाहर आ जाएगा, उल्टा होता है। तो यहां पर हमें लेना है क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्क्रू जाएगा अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्क्रू आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहां देखते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले देखना है
कि हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं A क्रॉस B। अब इसमें पहला वेक्टर कौन सा है? दिस इज वेक्टर नंबर 1, दिस इज वेक्टर नंबर 2। तो हमेशा याद रखिए पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, यानी पहला वेक्टर फ्रॉम वेक्टर फर्स्ट टू वेक्टर सेकंड। ये तो हो गया, घुमाना किधर है इसका पता चल जाएगा। अब वेक्टर 1 यानी कि A, ये वेक्टर है B यानी कि दूसरा वेक्टर। A को B की तरफ घुमाते हैं तो यानी कि ऐसे घुमाना है, इस तरह से। घुमाना किस तरफ से है यहां पे भी लिख देता हूं, थ्रू। दो तरह के एंगल हैं, एक छोटा एंगल और एक बाहर से है बड़ा वाला एंगल। जो छोटा वाला एंगल है ना, वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो वेक्टर के बीच का एंगल भी बताया था, दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो ये इधर वाला एंगल दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच का नहीं हो सकता है, ये भी बात भी क्लियर है। तो दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच का एंगल थ्रू स्मॉलर एंगल, आमतौर पर ये छोटा वाला जो एंगल है वो होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है किसको किधर से घुमाना है। ऐसे नहीं कि यहां से पकड़ा और हम इधर से घुमाएंगे, ऐसे उल्टे काम नहीं करने हैं। घुमाने की डायरेक्शन भी फिक्स है। अब आगे देखते हैं। पहला पता लग गया कि कहां से कहां, किस एंगल की तरफ से। अब घुमाते हैं। अब जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये जो स्क्रू है इसको रखिए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, नहीं यहां स्क्रू को रख देना है, मैंने रख दिया। अब इसको घुमाता हूं, देखिए ये घुमाया तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ये आ गया बाहर, तो आ गया आउटवर्ड। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, मैं यहां डायरेक्शन लिख के दिखाता हूं। डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम लिख रहे हैं एन कैप। तो एन कैप तो बेसिकली सिंबल है, तो डायरेक्शन होगी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। यानी कि ये बोर्ड क्या है, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी दोनों हैं उस प्लेन को ही तो हम बोर्ड बोलेंगे। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, प्लेन कौन सा, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, वो प्लेन जिसमें ए और बी दोनों हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये प्लेन और इसके बाहर की तरफ। तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, शॉर्टकट में मार देते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। पेपर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि भाई आप लोग तो इस पर नहीं लिखोगे ना, आप तो कॉपी पेन पे लिखोगे। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड, इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। तो ये है स्क्रू के थ्रू डायरेक्शन निकालना। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर ये A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A होता तो क्या होता, वो भी सोच लेते हैं। अब हम यहाँ तो देखिए B क्रॉस A मैंने यहां लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहला काम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना। देखिए पहले वेक्टर यानी ये वाला, दूसरा वेक्टर ये वाला, तो अब घुमाने की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। कौन से एंगल से भाई, घुमाने का तो बाहर भी ऑप्शन था, लेकिन छोटे वाला एंगल यानी वेक्टर्स के बीच का एंगल। घुमाने की डायरेक्शन हो गई। अब घुमाते हैं, ये स्क्रू है यहां रखा इंटरसेक्शन पॉइंट पर, घुमाया, अब ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। अब ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ये घुमाया, ये पेन कसता हुआ चला गया अंदर, तो डायरेक्शन क्या हुई, इनवर्ड। तो B क्रॉस A की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड, अब इस बार लिखेंगे इनवर्ड। तो ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है ना, यही है एन कैप। तो देखिए यहां पर आउटवर्ड, यहां इनवर्ड, इसका मतलब है A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई। इसकी आ रही है बाहर और इसकी आ रही है अंदर, तो बाहर अंदर। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक चीज याद दिलाता हूं, जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते थे तो हम कहते थे A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। क्या ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं लग सकते। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये था इस स्क्रू के बारे में पढ़ना। अब हम देखते हैं वहां क्या लिखा था, उसको देखते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, इफ वी टेक ए राइट हैंडेड स्क्रू, मैंने बोला था राइट हैंड स्क्रू,
विद इट्स हेड लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। हेड का मतलब है स्क्रू का हेड, यानी ये वाला सिरा। जैसे वेक्टर हो ऐसे ही ये भी हो, जो इसका प्लेन है वही इसका प्लेन है। एंड द स्क्रू इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और स्क्रू इसके परपेंडिकुलर, हम कहते थे इंटरसेक्शन पॉइंट पर पेचकस को ऐसे रख दो। एंड इफ वी टर्न द हेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर इसका हेड का मतलब है यहां जहां पेचकस रखेंगे ये सिरा ए से बी की डायरेक्शन में घुमाया, अगर नीचे वाला ए है ऊपर वाला बी है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देन द टिप ऑफ द स्क्रू एडवांस, एडवांस का मतलब है जिस डायरेक्शन में चलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सी, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये पेचकस चलेगा वही सी की डायरेक्शन होगी। और यही हमने राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल में समझा। दिस राइट हैंडेड स्क्रू रूल इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.15a। हमने तो पहले ही समझ लिया है। तो यहां से आप ये देख सकते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट क्या है। यहां से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। राइट हैंडेड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो इस तरह से, इफ देर इज ए वेक्टर ए अनदर वेक्टर बी, इफ ए इज रोटेटिंग टुवर्ड बी and a cork screw is representing this, then direction of advancement of screw will show the direction of A cross B। अब ये देखिए ये लैंग्वेज है, आप जैसा मर्जी बना लो, आप शायद मेरे से भी अच्छी लैंग्वेज बना लोगे। तो ये था राइट हैंडेड स्क्रू रूल को समझाना। अब हम बात करते हैं, नीचे भी कुछ किया हुआ है, इसको भी समझते हैं ये क्या है। तो पहले डायग्राम पर चलते हैं। तो हम आगे फिर से उसी डायग्राम पे, इस डायग्राम में हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ये मैग्नीट्यूड होता है, ये ए बी साइन थीटा होता है, और डायरेक्शन जो होती है उसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो समझ ही गए। यहाँ पे देख सकते हो ए को बी की तरफ घुमाया, ये स्क्रू है, ऐसे घुमाया तो ये ऊपर जाएगा, तो ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और सी की वैल्यू आ गई। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, उसको समझने के लिए हम डायग्राम अलग बना लेते हैं पहले की तरह। तो ए एक वेक्टर है जैसा हमने पहले बनाया था, बी दूसरा वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल है थीटा। मान लिया यहां पर एक इमेजिनरी लाइन होती जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और वो यहां होती ऐसे। अब देखिए ये मेरी दो उंगलियां इसकी डायरेक्शन और परपेंडिकुलर पेन ये, अब इसको जरा ऐसे रख दो तो देखिए अब ये डायग्राम बन गया। ये दो उंगलियां तो नीचे वाली उंगलियां और ये ऊपर वाला जो पेन है वो ये बन गया। ठीक है, तो ये डायग्राम असल में इसी डायग्राम को स्टाइल में बना रखा है, बुक वाले स्टाइलिश होते हैं। अब राइट हैंड से कैसे पता लगाएं वो देखते हैं। तो मैं समझाता हूं यहां पर। अब ये पेन है, सबसे पहले अपना राइट हैंड चुनिए। आपको राइट हैंड की तो पहचान है ना, ये राइट है कि नहीं है पता होगा आपको। ये राइट हैंड लिया, राइट हैंड से वो पेन पकड़ना है, यानी वो एक्सेस पकड़ना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इन दोनों का मतलब है ये पूरा प्लेन जिसमें ये दोनों वेक्टर आराम कर रहे हैं, इनके परपेंडिकुलर है, इसको पकड़ा। पकड़ने का तरीका कैसा होना है ये देखिए। जब हम पकड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, तो हमारी जो उंगलियां हैं ये ऐसे घूमती हुई बंद होंगी। देखो फिर से बता रहा हूं, ये घूमेंगी और घूमते समय एक डायरेक्शन होगी। तो यहां पर घूमने की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, वहां दिख रही है आपको पहचान के लिए। तो जब घूमने की डायरेक्शन अगर वेक्टर ए से बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, ए से बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो ये जो अंगूठा बाहर निकाल रखा है ठेंगा, मतलब ये डायरेक्शन इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट सी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं बताता हूं कैसे यूज कर रहे हैं। हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ ऐसे चलाना चाहिए। तो अब इस पेन को मैं पकड़ूंगा, ये देखिए फिंगर्स ए से बी की तरफ जाती हुई हों, तो मैं पेन को ऐसे पकड़ूंगा तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा, सी की डायरेक्शन। तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या हुई, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। आपको याद हो तो पहले भी ये डायरेक्शन आई थी। अगर आपके मन में फिर सवाल है कि उल्टा होता तो क्या होता, तो उल्टा भी करके देख लेते हैं। मैं उल्टे का डायग्राम अलग बना देता हूं। ये वेक्टर
ए, ये वेक्टर बी और उनके बीच का एंगल ये थीटा। उल्टा का मतलब डायग्राम नहीं उल्टा कर रहा था, मैं सिर्फ वेक्टर बी क्रॉस ए निकालने वाला हूं। फिलहाल ये जो डायरेक्शन निकाली मैंने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली, अब मैं निकालूंगा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल फिर से लगाता हूं। पहला काम एक एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस मानिए, दूसरा काम इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखिए, तीसरा काम वेक्टर कौन सा वेक्टर है किसकी तरफ घुमाना है, तो तरीका बता चुका हूं, पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर ये ऐसे घुमाना है। अब अंगूठा फिंगर्स, क्या ये डायरेक्शन इसकी है? नहीं है, उल्टी है ना, देखो ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है ऊपर। तो देखिए ये तो है ऊपर जाना और ये है नीचे जाना, तो इस बार इस एक्सेस को ऐसे पकड़ना है, तो इसको ऐसे पकड़ूंगा। जब ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा किधर हो गया, अब हो गया बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी देखिए बी से ए की तरफ ऐसे और बोर्ड से अंदर की तरफ। तो लिखने का तरीका होगा इनवर्ड, पूरा तरीका भी याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। तो इस तरह से हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो ये है राइट हैंड थंब रूल। अगर इसको अपनी मर्जी हो जैसे बोलना हो, इफ वी होल्ड द एक्सेस, दिस इज इमेजिनरी एक्सेस, इफ वी होल्ड द इमेजिनरी एक्सेस which lies perpendicular to the plane containing vector a and v in such a way the curling finger, ये इनके फिंगर्स के घूमने को हम बोलते हैं कर्लिंग फिंगर, कर्लिंग फिंगर is representing the direction of motion of vectors, then stretched thumb will represent the direction of their cross product। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं वहां क्या लिखा है, पता चले कुछ और ही लिखा हो। क्या लिखा है, अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका है ये, इफ वन कर्ल अप द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अराउंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, अगर कोई ए और बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर किसी लाइन को कर्ल अप करे, यानी अंगूठे से ऐसे पकड़े, एंड इफ द फिंगर्स आर कर्ल अप इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन द स्ट्रेच्ड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो ये था राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरह से आपको वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पता लगानी आ जानी चाहिए। एन कैप सिर्फ सिंबल होता है, और जब क्वेश्चन करेंगे रियल में तो इसको लिखने का तरीका होगा टुवर्ड राइट, टुवर्ड लेफ्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और सबसे बेस्ट तरीका जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है थ्रू एंगल। आप आगे आगे देखोगे डायरेक्शन बताने का तरीका है एंगल। कैसे एंगल है ऐसे बताएंगे, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इस तरह से डायरेक्शन लिखी जाएगी। तो फिलहाल क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। अ सिंपलर वर्जन ऑफ द राइट हैंड रूल इज फॉलोइंग, ये उसका सिंपलर वर्जन है। अब मैंने बताया जैसा चाहें आप वैसा लिख सकते हैं। आगे लिखा है इन फिगर 6.15a द कॉरस्पॉन्डेंट टू थीटा एंड 3360 माइनस थीटा। ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं जब भी इस रूल को अप्लाई करना है, रोटेशन वेक्टर ए से बी की तरफ का रोटेशन शुड बी टेकन थ्रू द स्मॉलर एंगल। वी आर द स्मार्ट, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हम छोटे वाले एंगल की तरफ से रोटेट करेंगे। और वैसे ये फालतू की बात है, हमें वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हुआ ये ए और दूसरा वेक्टर हुआ बी, और मैं अगर कहता हूं कि इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम थीटा यहां बनाएं या थीटा यहां वाला बनाएं। तो मैंने बताया थीटा पहचानने का तरीका, एंगल की दूर जाती हुई डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो दूर जाती हुई डायरेक्शन है ये और ये, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा ये। अगर हम इस एंगल को यहां की दूसरी तरफ से देखेंगे तो यहां से देखने पर ये वेक्टर ऐसे आ रहा है और ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो ये पास आती हुई डायरेक्शन हुई, इसलिए इधर वाला एंगल नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो एंगल दिए होंगे, तो जो छोटा वाला एंगल है उस एंगल से हमें ये थीटा एनालिसिस करना है। तो ये यहाँ पे लिखा था, आगे लिखा है
बिकॉज ऑफ द क्रॉस यूज टू डिनोट द वेक्टर प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो रेफर टू क्रॉस प्रोडक्ट। हमने बताया कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और वैल्यू क्या हुई, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एन कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का तरीका हुआ। आगे लिखा है जैसे स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ऐसे यहाँ पर नहीं होता है। ये जानते हैं क्यों नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाती है। अगर इसको नॉट इक्वल को इक्वल करना हो तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अब इसमें बात कर रखी है इसकी और प्रॉपर्टीज की, जो बहुत सिंपल है। देखिए, अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट इज इट्स बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है मिरर इमेज। अब आप ये सोचिए, अगर ये एक वेक्टर है, इसके सामने हमने रख दिया मिरर, तो मिरर में ये वेक्टर दिखाई देगा तो उसकी इमेज बनेगी ऐसे। तो देखिए, इसकी डायरेक्शन है राइट और उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं वेक्टर P से, तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वेक्टर P विद नेगेटिव साइन। तो मिरर इमेज के अंडर अगर इसके ऑपरेशन देखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। एक वेक्टर लिया इन्होंने a क्रॉस बी, इसका मिरर इमेज माइनस ए, इसकी मिरर इमेज माइनस बी, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये आ गया a क्रॉस बी, क्योंकि माइनस और माइनस हो गए प्लस। तो यानी कि a क्रॉस बी और ये भी a क्रॉस बी। तो बताना चाह रहे हैं कि मिरर इमेज पर अगर ये ऑपरेशन किया जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। थस a क्रॉस बी डज नॉट चेंज साइन अंडर रिफ्लेक्शन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हुई, कहीं काम आए तो यूज करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बोथ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग पता ही है कि अगर हम एक वेक्टर a या कोई क्वांटिटी है, इसको हम b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है हर क्वांटिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी a का मल्टीप्लाई है तो a का b से, a का c से, और भी होते तो और भी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, a डॉट b प्लस सी, ये डॉट प्रोडक्ट की बात है। तो a को पहले b से किया, a को पहले c से किया, तो स्केलर में तो काम कर रही है। क्रॉस में करके देखते हैं, a क्रॉस b प्लस सी, तो a का क्रॉस प्रोडक्ट पहले b से किया और c से किया। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी काम करती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करती है। ये पता तो न्यूमेरिकल में चलेगा, आएंगे बहुत सारे तब देख लेंगे इसको हम। आगे लिखा हुआ है वी मे राइट c इक्वल टू a क्रॉस b इन द कॉम्पोनेंट फॉर्म, फॉर दिस वी फर्स्ट नीड टू ऑब्टेन सम एलिमेंट्री क्रॉस प्रोडक्ट। हमने यहां पर बता रखा है पहले से कि जब भी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं मीन्स डायरेक्शन, अगर एक पॉइंट है P, ये है एक्स वाई जेड एक्सेस, और हम बता रहे हैं इस P पॉइंट की पोजीशन है R, और अब ये R कैसी है, तीन डायरेक्शन है इसमें एक्स वाई जेड। तो इस R वेक्टर को अगर पूरी तरह से ओपन कर दें तो हो जाएगा x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। तो ये है कंपोनेंट फॉर्म। आप ये मत समझना z बोल रहा हूँ, इसको आजकल ऐड देखते हैं तो उसमें g बोलते हैं, तो आप g समझ लेना इसको। तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये है इसकी कंपोनेंट फॉर्म। हमने अलग अलग टुकड़े भी इसके ओपन कर दिए। तो अब हम बता रहे हैं कि अब इस वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो इसमें बता रखा है a क्रॉस a इज 0। सीधे यहीं से शुरू कर दिया तो यहीं से शुरू कर देते हैं। 0 क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर भी a। अब जब दोनों वेक्टर a हैं तो दोनों एक डायरेक्शन में हुए, ये एक वेक्टर इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0। तो क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट a b साइन थीटा, थीटा इज नाउ 0। साइन 0 क्या होगा, 0। एक चीज भूल गए हम, एन कैप, ये कहाँ जाएगा यही तो है सबसे जरूरी, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट ही कर लेते।
साइन 0 इज 0, इसलिए ये हो गया 0 विद एन कैप। अब एन कैप जो है ये तो क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग है। अगर इनको मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0 और ये वेक्टर। तो याद रखिए ये अजीब चीज है, 0 है पर फिर भी डायरेक्शन है, यानी देखो कुछ नहीं है फिर भी अकड़ है, कुछ इस तरह की बात। तो a क्रॉस a इज 0, 0 इज अ नल वेक्टर, नल इसलिए क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वेक्टर इसलिए क्योंकि डायरेक्शन है, दैट इज अ वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड। तो ये भी ध्यान रखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि क्या 0 भी वेक्टर हो सकता है, जी हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि सब 0 हो गया। आगे चलते हैं। अब इस तरह से जब हम प्रोडक्ट कर सकते हैं तो इन्होंने क्या किया, आई जे के इनके बारे में बात की। तो आपको ये तो पता ही है ये क्या है, एक्स एक्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई। यूनिट वेक्टर मींस यूनिट वर्ड जहां पर यूज किया तो इसका मतलब है 1, यानी इस आई वेक्टर को खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन एक्स एक्सेस। तो इस तरह से ये हुआ आई कैप। आई कैप सिर्फ डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखना है 1, तो 1 को लिखते हैं यूनिट, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो जहां भी यूनिट आएगा वो 1। जे क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मींस वाई एक्सेस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर, इसी तरह से के। अब इसमें दिखा रखा है कि ये 0 और ये सब क्या है इसको समझते हैं। अब ये तो समझ में आ गया, जैसे हमने अभी कहा वेक्टर a क्रॉस a इज इक्वल टू 0, तो उस हिसाब से i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k ये हो जाएगा 0। अब इसको देखते हैं i क्रॉस j इक्वल टू k ये कैसे आया, इसको समझते हैं। देखिए ये है i कैप यानी कि x एक्सेस, मैं लिख भी देता हूं अगर आपको अभी याद नहीं हुए तो x, ये है y यानी कि j, और तीसरा है k यानी z यानी कि g। k किस तरफ बनाए, हम डायग्राम जब बनाते हैं ना तो ऐसे बना देते हैं। अब आपको पता है ये तीनों जो हैं 3 डायमेंशनल हैं, 3 डायमेंशनल को समझाता हूं। ये मेरा हाथ देखिए, देखिए ये डायरेक्शन है अगर x, ये डायरेक्शन है y, तो ये कैसे होने चाहिए, ऐसे, ये x ये y। z किधर होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है अंगूठा। तो देखिए ये जब हम इस तरह से बनाते हैं ना ये परफेक्ट एक्स वाई जेड एक्सेस बनते हैं, बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं इस तरह से करके, ये एक्स वाई और ये जेड। तो ये किधर है, बाहर की तरफ, यानी इस बोर्ड से बाहर आता हुआ, मीन्स इधर, मीन्स ये याद रखना बाहर की तरफ है। अब हमें निकालना है आई क्रॉस जे, कौन सा रूल लगाएं, राइट हैंड या कॉर्क स्क्रू, कोई सा भी लगा सकते हैं। ये है पहला वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट किया, कौन से एंगल से, छोटे वाले एंगल से, बाहर भी एंगल है छोटे वाले से। रोटेट करने की डायरेक्शन क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ये इस तरह से खुल के बाहर आएगा, और बाहर कौन सा एक्सेस है, जी यानी जेड, तो बाहर है के, तो इस वजह से हमने उस एक्सेस का यूनिट वेक्टर रख दिया के। तो इस तरह से आई क्रॉस जे इक्वल टू के आया। अब इसी तरह से कोई तुमसे पूछे के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहां बताता हूं, ये है कौन सा, बाहर वाला के, ये कौन सा है आई, ये कौन सा है जे। अब यहां पर ये के है ये आई है, भगवान ने हमें उंगलियां इस तरह से दी है क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ पाए, ये के और ये आई। अब देखो आपकी तरफ कर देता हूं, ये के और ये आई, के को आई की तरफ रोटेट किया तो ऐसे रोटेट होगा, स्क्रू किधर आएगा, बाहर, बाहर कौन सा है, जे, तो के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। तो यहां पर हम भी लिख सकते हैं ऐसे, के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे, यानी कि ये। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू भी पता लगा सकते हैं कि आई क्रॉस जे कितना आएगा, जे क्रॉस आई कितना आएगा। और एक मजेदार चीज बताता हूं, हमें पता लग गया है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आता है। अगर मैं डायरेक्ट पूछूं जे क्रॉस आई कितना आता है तो क्या बताओगे, भाई आएगा तो के,
लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का, मीन्स माइनस साइन का। तो इस तरह से इन सभी रिजल्ट को याद कर सकते हो। एक आसान तरीका बताता हूं इन रिजल्ट को याद करने का, थोड़ा मिटा दूं। यहां पर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे और इधर बताते हैं के। तीनों वेक्टर हमने बना लिए, आई को जे की तरफ, जे को के की तरफ और के को आई की तरफ रोटेट करते हुए हमने ये डायरेक्शन दे दी। अब हम ये करते हैं, अगर ये इसी डायरेक्शन में रोटेट होंगे तो आई क्रॉस जे, अगर हमने ये निकाला, अब कई बार लिखते लिखते मैं कैप लगाना भूल जाऊं ना तो माफ कर देना, ठीक है। आई क्रॉस जे किया तो आया के, क्योंकि हमारे रोटेशन के अलोंग चल रहा है। के क्रॉस आई किया, के क्रॉस आई, इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जे, यानी जो बचा हुआ। इसी तरह से जे क्रॉस के किया तो जे क्रॉस के, इनको किया तो क्या आया, आई। तो इस तरह से हम ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर कहीं पर उल्टा नजर आया, जैसे कि जाना था ये, आया आई क्रॉस के, तो समझ जाओ जे तो आएगा पर माइनस साइन का आएगा। तो जैसे ही कहीं पर, अगर कहीं पर लिखा के क्रॉस जे, अब देखिए हमें पता है जे क्रॉस के ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सही था, उल्टा जैसे ही हुआ तो आएगा तो आई, क्योंकि तीन ही तो टर्म है, लेकिन आएगा माइनस साइन का। तो इस तरह से अगर ये छोटा सा डायग्राम याद रखो तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस ए, ये सब पता लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। तो देखिए जे क्रॉस के को लिखा है आई, ये रहा। के क्रॉस आई को लिखा है जे, ये रहा। जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो जे क्रॉस आई, देखिए अपोजिट चलना पड़ रहा है तो आंसर ये आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, तो ये आ गया। इसी तरह से अब आप इनको भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को भी हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरह से निकाल सकते हैं। अब यहां देखते हैं, एक वेक्टर है ए क्रॉस बी, कंपोनेंट की फॉर्म में किया, इसको लिख दिया एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। बी को लिखा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट कैसे आता है उसको भी देखते हैं। सबसे पहली बात, आई को आई से करेंगे 0, जे को जे से करेंगे 0, के को के से करेंगे 0। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, आई क्रॉस आई का वेक्टर प्रोडक्ट 0, ऐसे ही जे ऐसे ही के। अब जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। अब आई का जे के साथ, आई का के साथ, ये बचा। तो देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई का जे के साथ आई क्रॉस जे। अब ऐसी जगह पर क्या करना है, आई जे के, ये बना लीजिए। इसको बनाने से बड़ा फायदा है, आंसर क्या आएगा, के। तो देखिए ये आ गया के। दूसरी टर्म आई का के साथ वाली टर्म, तो इधर से ए एक्स, इधर से बी जेड, ए एक्स बी जेड, ठीक है यहां तक। तो ये है आई और ये है के, आई क्रॉस के, यहां चेक करते हैं, ये आई और ये के। तो आई क्रॉस के उल्टा, उल्टा चलेंगे तो आंसर तो जे आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस साइन का। तो यहाँ पे देखिए ये जे और ये माइनस साइन। तो इस तरह से हम एक एक को ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो लग रहा होगा बड़ा सा है, 1 2, अब एक की 2 टर्म तो 3 की 2 बार 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म यहाँ पर मिली। फिर इन्होंने सॉल्व करने के लिए आई वाली टर्म को सब एक साथ कॉमन ले लिया है, जे वाली को एक साथ कॉमन ले लिया और के वाली को एक साथ कॉमन ले लिया। तो ये तरीका है किसी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म में अगर चीज हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। इन्होंने अब हमारे लिए एक आसान तरीका बताया। आसान तरीका है, इतना झमेला करने से अच्छा है डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ए क्रॉस बी को कैन बी पुट इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म विच इज इजी टू रिमेंबर। देखिए कैसे, पहला जो 3 हमारी डायरेक्शन है उनको लिखा एक लाइन में, आई जे के। डिटर्मिनेंट आपने आई होप मैथ्स में पढ़ा होगा।
जो पहला वाला वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट है, इनको लिखा, फिर दूसरा वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट को लिखा। कैसे सॉल्व करते हैं वो उसको बताता हूं। सॉल्व करने का तरीका वही सॉल्व करते हैं, तीनों अलग अलग पार्ट। सबसे पहला, इस डिटर्मिनेंट को जब भी बनाते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का हर एलिमेंट का एक साइन होता है। वो साइन क्या है? प्लस से शुरू करते हैं। इस पहले का साइन प्लस, दूसरे का माइनस, प्लस, बस प्लस से शुरू करना है। अल्टरनेटिवली सबके साइन हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन हो गए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो कोई भी एक लाइन डिसाइड कीजिए, या तो ये या ये या ये तो होगी रॉ, या ये या ये या ये, कोई सी भी लाइन। अब चूंकि हमने जो आंसर अभी निकाला था उस आंसर को देखिए, हमने आंसर कैसा निकाला था? आई का कुछ कंपोनेंट, जे का कुछ मल्टीपल और के का मल्टीपल, यानी हम आई जे के की टर्म में निकालना चाहते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम आई जे के के टर्म में निकालना चाहते हैं तो हम आई जे के के टर्म में ही सीखते हैं इसको पहले, फिर तुम मर्जी हो जिसके टर्म में निकाल सकते हो। तो पहले हम लिखेंगे आई, तो आई का साइन क्या है? प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस आई, ये हो गया। फिर हमने लगा दिया ये ब्रैकेट। फिर क्या लिखेंगे? जे विद नेगेटिव साइन, तो ये माइनस का जे, फिर ये ब्रैकेट। फिर हमने लिया के प्लस का साइन, तो ये प्लस का के और ये ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखना है वो देखते हैं। तो अब आगे की चीज, जब आई के एनालिसिस कर रहे हैं तो आई से रिलेटेड जो रॉ और कॉलम है ना उनको काट दो। काट दो का मतलब है ये और ये कट गए। बची क्या चीज? 4 चीजें बची, 1 2 3 4। इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका है ऐसे, पहले मल्टीप्लाई करना है ऐसे, यानी कि 1 2 3 और 4, ये 4 चीजें हैं। पहले ये, उसके बाद आपको करना है ये, यानी कि इस तरह का एक क्रॉस बना दिया, 1 को 4 से, 3 को 2 से। कैसे करना ये बताता हूं। ए वाई बी जेड, 1 को 4 से, ए वाई बी जेड, फिर कंपलसरी माइनस का साइन लगाना है, ठीक। 3 का 2 से, यानी बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, ये आ गया है आई का मल्टीपल। चेक करते हैं एक बार ये सही है कि नहीं। तो देखिए ये आई का मल्टीपल, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, माइनस का साइन, माइनस का साइन, बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, ठीक है। वो आगे पीछे यहाँ तो हो ही सकता है, ये तो वेक्टर है नहीं, तो ये आ गया आई। जे और निकालते हैं, देखिए जिससे आपको थोड़ा और यकीन हो जाएगा आता है। जे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जे वाली लाइन काटनी है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। जे वाली लाइन काटते हैं, ये जे की एक लाइन और ये जे की, यानी रॉ और कॉलम दोनों काट दो। अब जो बचा उसको यहां से चलेंगे ऐसे और यहां से चलेंगे ऐसे, यही बताया था। ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस का साइन कंपलसरी, बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ये आ गया दूसरा टर्म। चेक करिए यहां पर जे, हमारा भी जे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। अब देखिए ये इसका ए एक्स बी जेड जो है, यहां माइनस साइन दिख रहा है, यहाँ पे देखो बाहर, या हमारा माइनस है। ए जेड बी एक्स प्लस का, तो ए जेड बी एक्स और इस माइनस से ये हो जाएगा प्लस, तो वो सॉल्व किया हुआ है और ये हम डिटर्मिनेंट से निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जे की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू भी एक बार और निकाल देते हैं जिससे ये भी पूरा हो जाएगा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे? के से रिलेटेड रॉ और कॉलम को काटेंगे, तो ये के, तो ये कॉलम, ये रॉ, आंसर बचेगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस, माइनस ही लगेगा, बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। फिर से मैच करते हैं, ए एक्स बी वाई, ये ए एक्स बी वाई, और बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, और विद नेगेटिव साइन। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट है ये डायरेक्ट ये वैल्यू
ये वाली वैल्यू देता है। क्लियर? एक बात और बताता हूं, मैंने आपको बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ये काम कर सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लगे कि हमें आई का कंपोनेंट नहीं निकालना है, हमें कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर वेक्टर का या पर्टिकुलर लाइन का लगाना है, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर मान लिया बी एक्स के कंपोनेंट की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा? हमें लेना है बी एक्स, बी एक्स का साइन यहां से देखना है प्लस, ये हमने ब्रैकेट बना दिया। फिर बी वाई, ये हो गया बी वाई, इसका साइन आया माइनस तो हम यहाँ माइनस लेंगे। अब बी जेड, तो ये ले लिया बी जेड, साइन उसका वहां पे है प्लस तो प्लस ले लिया। अब अंदर की चीजें, जब बी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस बी एक्स को काट देंगे, तो ये और ये काट दिए। आंसर क्या आया? ए जेड जे कैप, ए जेड जे कैप, बीच में माइनस का ही साइन लगेगा। ए वाई के कैप, ए वाई के कैप, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन बी वाई, बी वाई के लिए अब ये वाला काटना है, तो देखिए ये बी वाई और ये इसका रो और कॉलम काट दिए। बचा क्या? आई ए जेड आई कैप माइनस ए एक्स के कैप, ए एक्स के कैप। इसी तरह से तीसरा पार्ट निकालते हैं, यानी कि बी जेड वाला। तो बी जेड वाले के लिए अब हम इसका ये रो, इस कॉलम को हम काट देंगे, तो बचेंगे क्या क्या? ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स जे कैप। तो इस तरह से देखिए, अब ये जो है बी की टर्म में ये एक्सप्रेशन निकल गया। तो वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से आप चाहे जिस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। अकेला एक्स आई जे के ही अकेला कोई तरीका नहीं है, और साइन कन्वेंशन ये वाले लेने हैं, हर डिटर्मिनेंट के लिए होता है। एक एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं, लगे आता हूँ। एग्जाम्पल है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बी दिस। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट निकाला हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट में पता है आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और बाकी सब 0। यानी कि आई डॉट जे जब करेंगे तो ये 0 आएगा। क्यों 0 आता है ये मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। आई का यूनिट वेक्टर कितना? 1, जे का कितना? 1, एंगल जो होता है कॉस होता है। आई और जे तो एक्सेस है एक्स वाई, तो एंगल 90, और कॉस 90 की वैल्यू दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, दैट इज 0। इस वजह से आई जे हो, जे के आई हो, आई के हो, सब 0। यहाँ तो उलटने पलटने का भी फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर देखिए कैसे आया। 3 इंटू -2 दैट इज -6, -4 इंटू 1 -4, 5 इंटू -3 -15, सॉल्व किया -25। ये तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करते हैं। देखिए यही कर लेता हूं, आई जे के, वेक्टर ए की वैल्यूज रखते हैं 3, -4 और 5, बी की वैल्यू -2, 1 एंड 3। पहला काम तो ये हो गया। वैल्यू उसको ध्यान से रखना है, 3 -4 5, 3 -4 5, -2 1 एंड 3, -2 1 एंड 3। आंसर निकालने के लिए आई, फिर हम निकाल रहे हैं जे, फिर हम निकाल रहे हैं के, और ये हो गया पहला वाला ब्रैकेट, ये हो गया दूसरा वाला, और ये हो गया तीसरा वाला। साइन कन्वेंशन, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यही मालूम है। प्लस यहाँ पर, जे का माइनस यहाँ पर, के का प्लस यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एक एक की। जब आई करेंगे तो ये वाली चीज हटा देंगे, ठीक है। 4 इंटू 3 यानी माइनस का 12, माइनस का साइन, 5 इंटू 1 ये 5, याद है ना। ऐसे वाला तरीका, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। यानी कि इस तरह से आप याद रखो, ऐसे हिंदी का जो 4 होता है ना वो ऐसे लिखते हैं। जे में क्या आता है, ये वाला और ये वाला हटा देंगे। अब बचेगा 3 एंड 3 यानी कि 9, 2 एंड 5 यानी माइनस का 10।
तो इसके बीच में कंपल्सरीली माइनस लगता है और माइनस का 10 ये ऑलरेडी आ गया, तो 2 बार माइनस आ जाएंगे। तो ये इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। के लिए ये के, ये कॉलम और ये रो, इनको गायब। 3 इंटू 1 दैट इज 3, बीच में माइनस का साइन। 4 इंटू -2 यानी कि 8, और ये हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे। 12 एंड 5 दिस इज -17 आई कैप। यहाँ पर 10 एंड 9 19 इंटू जे कैप, बाहर माइनस का साइन। यहाँ पर 8 एंड 3 माइनस का 5 के कैप। तो ये हमारा आ गया वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट का सॉल्यूशन से भी मिला लेते हैं, 17 19 एंड -5। तो ये आंसर देखिए, ओ माय गॉड, आंसर नहीं मिल रहा है। चिंता की बात नहीं है, असल में इन्होंने जो ये -3 ले रखा है ना, क्वेश्चन में ये प्लस का 3 है, तो हमने जो कैलकुलेशन की है वो प्लस के 3 से की है, इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं। एक बार दिखा भी देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। ये -3 है ना, देखिए हमने क्या लिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर ये +3 है और हमने अपने सॉल्यूशन में +3 लिया है, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। बाकी सब ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हैं। यहाँ एक बात और, इन्होंने B क्रॉस A भी निकाला हुआ है, तो आप B क्रॉस A अपने आप निकाल लो। अच्छा है, आपके लिए एक्सरसाइज है, निकाल लो। तो कमेंट में आंसर दे देना कि ये भी आपका गलत आ रहा है कि सही आ रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक से पहले आज के लिए इतना ही। तो आज का टॉपिक सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट के लिए रखते हैं। जल्दी ही तुरंत मिलेंगे अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अलविदा।